कैसे हो बच्चों आप सभी लोग। बहुत आशा करती हूँ कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन, आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ये वीडियो आप लोगों को बहुत कुशल मंगल तरीके से मिल रही होगी। आज हम बात करेंगे BHIC इग्नू कोड आप लोगों के सामने है। मैं आपको कोड बाकायदा बता देती हूँ। अगर आप BAG या फिर BAM कर रहे हैं, यानी कि इग्नू की लैंग्वेज में कहा जाए, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं और ग्रेजुएशन के अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो आपके पास एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया अर्लियर अप टू 300 सेंचुरी। एम आई राइट? तो अगर ये सब्जेक्ट आपके पास है, सो प्लीज़ स्टे हेयर, वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड टुडे वी विल कवर यूनिट नंबर 8। ओके, अभी तक हमने 7 यूनिट कवर कर ली है। अब हम लोग यूनिट नंबर 8 करेंगे। आई नो कि 7 में से मैंने 1 यूनिट नहीं करवाई है अभी तक, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो यूनिट ना करवाने के पीछे का रीज़न ये है। ऐसा नहीं कि हम कोई एक भी यूनिट स्किप करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम भाग नहीं रहे हैं, पर अभी मैं आपको मेन कोर्स की तरफ लेकर के जा रही हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। यू हैव ओनली 2 months, only 2 months you have, and it's up to you that how you are preparing for your exam. So I just want to try, you can prepare, you can cover at least your basic syllabus, right? तो इस वजह से मैंने आपका 1 यूनिट नहीं करवाया, बट डोंट वरी, व्हेन वी विल complete, whenever we will completing our important series, important chapters, so those lesson unit number we will cover on that. Okay, so just don't worry. और यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे यूनिट नंबर 8 की बात करेंगे। यूनिट नंबर 1 जो रहने वाला है 8, वो रहने वाला है प्रारंभिक वैदिक समाज के ऊपर। अब प्रारंभिक वैदिक समाज की यहाँ पे बात हो रही है। मैंने आपको अभी तक भारत के इतिहास के बारे में हमने जो मेनली पढ़ा है, भारत के इतिहास के बारे में, वो हमने पढ़ा कि पहले भारत का इतिहास कैसे आया, फिर उसके बाद भारत के इतिहास में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, किन स्रोतों के आधार पर हम भारत का इतिहास जानते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर हमने क्या कहते हैं प्राकृतिक चीज़ों के बारे में पढ़ा कि भारत की प्राकृतिक विशेषता क्या है। उसके बाद हमने नेक्स्ट यूनिट में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा। सबसे पहले खोजी गई जो हमारी सभ्यता थी वो हमने पढ़ा। हड़प्पा सभ्यता के बाद हमने यूनिट नंबर 6 में जो जाना था, वो जाना था कि हड़प्पा सभ्यता इतनी विशेष क्यों है, उसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों ये हमें पढ़ाया जा रहा है। उसकी सारी विशेषताओं को हमने बहुत अच्छे से इस तरीके से पढ़ा था, बिल्कुल टेबल तरीके से। और हड़प्पा सभ्यता का ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे इस तरीके से कि हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि क्या है, आखिर मुझे भी पता चले कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग जो यहाँ पे बात करेंगे वो हम बात करेंगे यूनिट नंबर 8, जिसमें हम बात करेंगे प्रारंभिक वैदिक काल की। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पिछली वीडियोस को। पिछली वीडियोस में हमने बहुत अच्छे से देख लिया, हड़प्पा सभ्यता का हमने बहुत अच्छे से समझा था, और हड़प्पा सभ्यता की हमने कुछ बेसिक सी चीज़ें कवर करी थी। उसकी विशेषताएं हमने बहुत अच्छे से पढ़ी थी। एम आई राइट? मैं यहाँ पर टेबल बना देती हूँ। हड़प्पा सभ्यता की हमने विशेषताएँ बहुत अच्छे से पढ़ी थी। विशेषता पढ़ने के बाद हमने उसका नगर नियोजन भी पढ़ा था। ठीक है, सामाजिक विशेषताएं पढ़ी थी, और अंत में हमने उसका पतन भी पढ़ा था कि पतन उसका किस तरीके से हुआ। तो पतन के पीछे के 3 मत थे जो बेसिकली वहाँ पे माने गए थे। ठीक, अब सोचो, जब हड़प्पा सभ्यता ख़त्म हुआ, तो ख़त्म होने के बाद ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरी शक्ति नहीं आई होगी। अगर एक राजा मर रहा है तो भाई वहाँ पे अनेकों इंसान ऐसे बैठे जो चाहता है कि मैं भी राजा के पद पर जाऊँ। सामान्य सी बात है। उसी तरीके से जब हड़प्पा सभ्यता का पतन होने को आया, तो कुछ दूसरी पावरफुल शक्तियाँ थी जो उस एरिया में आई, डेवलप हुई और अपना एक नाम बनाया। ठीक, तो उसके बाद जो सभ्यता विकसित हुई, यानी कि हड़प्पा के बाद जो भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो है वैदिक कल्चर, यानी कि वैदिक सभ्यता। तो यहाँ पे हम वैदिक समाज के बारे में पढ़ेंगे, कैसे आया और उसने किस तरीके से इतिहास में अपना नाम बनाया। ठीक है, क्लियर हो गया? तो देखो, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई। किस तरीके से आई वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? देखो, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला गया। ये 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक उत्तर पश्चिम दक्षिण एरिया में एक कांस्य युग की सभ्यता के नाम से विकसित थी। आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। दूसरी बात, कांस्य युगीन सभ्यता थी। सबसे मोस्ट विशेषता है उसकी, तो ये आप ज़रूर लिखिएगा भूमिका में। हालांकि ये सारी चीज़ें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बहुत अच्छे से कवर करेंगे, पर अभी आप छोटे छोटे नोट्स बनाओ, ताकि हम जब क्वेश्चंस करें तो क्वेश्चंस के आंसर जब मैं आपको दूंगी तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो कांस्य युगीन की सभ्यता थी ये। कांस्य युगीन की सभ्यता उसको बहुत ही विशेष बना दी थी, किसको? हड़प्पा सभ्यता को।
अब वैदिक सभ्यता कैसे उदय हुई? तो हड़प्पा के पतन के बाद वैदिक सभ्यता का उदय हुआ, जो कि 1500 से 600 ईसा पूर्व तक रही। ठीक है, 1500 से 600 ईसा पूर्व तक इसका टोटल टाइम पीरियड था। इसमें इसको दो भागों में बांटा गया आगे चल के। एक उत्तर वैदिक काल था और एक वैदिक काल था और एक उत्तर वैदिक काल था। वैदिक काल उनका एक्चुअल था और उसके बाद वैदिक काल के बाद का जो टाइम आया उसको उत्तर वैदिक काल बोल दिया। एनी कन्फ्यूजन? दोबारा एक बार देख लो। वैदिक कल्चर को आगे चल के दो भागों में बांटा गया। पहला वैदिक, दूसरा उत्तर वैदिक। उत्तर का मतलब होता है बाद का। तो 1000 से लेकर के जो यहाँ पे 500 तक जो टाइम पीरियड रहा था वो था वैदिक काल का, और उसके बाद का 600 तक का तो जो काल रहा था वो रहा था उत्तर वैदिक काल का। ठीक है ना, ये आगे चल के उत्तर वैदिक काल को बांटा गया। ये वैदिक था क्या? तो देखो, वैदिक जो शब्द आया है उसका मतलब होता है वेद, और वेद का मतलब होता है ज्ञान। सिंपल सी चीज़ है, ये सारी चीज़ आपको नोट्स में मिल जाएगी, डोंट वरी। अब यहाँ पे लिख लो कि वैदिक का मतलब होता है वेद, और वेद का मतलब होता है ज्ञान। यानी कि ये एक ऐसे लोग थे जिनके पास एक ज्ञान था। ठीक है, ये एक अलग ही दुनिया में विश्वास करते थे, एक धर्म में विश्वास करते थे, एक संस्कृति में विश्वास करते थे। ठीक है, और यही संस्कृति आगे चल के सभ्यता के रूप में विकसित हुई। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको संस्कृति और सभ्यता के बीच में का अंतर पता है? कि संस्कृति क्या होती है, कल्चर क्या होता है, ठीक है, और सिविलाइजेशन क्या होती है, सभ्यता क्या होती है। कल्चर और संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है? तो आप मुझे बताओ, अगर संस्कृति और सभ्यता में अंतर आपको पता है या नहीं पता, अभी आप मुझे बताओ। हालांकि संस्कृति और सभ्यता को हम एंड में, इस वीडियो के एंड में ही समझ करके जाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अभी आप थोड़ा सा सोचो कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर हो सकता है। थोड़ा सा सोचना है, सब थोड़ा सा। ठीक है, उसके लिए आपके पास टाइम है, वीडियो को या तो आप पॉज कर दो थोड़ी देर के लिए और सोचो। एटलीस्ट आपको एक पॉइंट ही ढूंढना है, कोई भी एक पॉइंट आप ढूंढो कि आपके अकॉर्डिंग संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। ठीक है, ये है। तो किस तरीके से वैदिक ने अपनी संस्कृति उसकी थी, फिर उसने सभ्यता बनाई, कैसे हुआ ये। ठीक है, ये जो वैद थे वो उत्तर की साइड से ईरान से आए थे, और भारत में ये उत्तर की साइड में उत्तर पश्चिम एरिया में आकर के बसे थे। यानी कि अगर मैं यहाँ पे भारत बनाऊँ तो ये ईरान साइड से आए थे। इधर मान लो वर्ल्ड हिस्ट्री है, ठीक है, यहाँ पे भारत है, ये पूरी वर्ल्ड है, भारत इस साइड है, तो ये ईरान के साइड से आए थे, और ईरान के साइड से आकर ये उत्तर साइड में बसे हैं। ठीक, और यहीं पर याद करो हड़प्पा सभ्यता भी था। ठीक है, वैदिक सभ्यता की विशेषता क्या रही है? तो देखो, वैदिक जो सभ्यता है वो आर्यों की सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता के अंदर क्या थी? आदि। वैदिक का मतलब क्या होता है? ज्ञान। और इसके अंदर जो लोग थे उनको आर्य बोला गया था। आर्य जो यज्ञ वगैरह में विश्वास रखते थे, इनको ब्राह्मण, यही आर्य चल के आगे चल के ब्राह्मण बने थे। ठीक है, आर्य की सभ्यता थी जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में आई और धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई। इनका वर्चस्व हड़प्पा सभ्यता से ज़्यादा बड़ा भारत में। उसके पीछे का कारण यह है कि इन्होंने भारत की जनता को, इनके आम जन को एक धर्म में आस्था दिलाई, और धर्म एक इतनी पावरफुल चीज़ है कि लोग उसको कभी भुला नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पर देखो हड़प्पा सभ्यता का प्रभाव किन किन चीज़ों पर रहा। यहाँ पे आप ये पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो। हड़प्पा सभ्यता ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर गहरा प्रभाव डाला। क्यों डाला? क्योंकि उसकी अपनी एक संस्कृत भाषा थी। सोचो, जब उनके सामने जन सामान्य के सामने एक नई भाषा आई, यानी कि संस्कृत आई। पहले वो लोग तो अपनी आम जन भाषा में बात करते थे। यहाँ तक कि इससे पहले जो हमारा सभ्यता था वो था हड़प्पा सभ्यता। हमें हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में भी अभी तक नहीं पता चला है कि हड़प्पा सभ्यता में किस तरीके की बोली वहाँ बोली जाती थी। वहाँ पे कुछ ऐसे सिंबल से बना रखे थे जिसके द्वारा लोग बातें करते थे, पर हमें नहीं पढ़ा। फिर उसके बाद जब वैदिक सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता ने देखा, वैदिक सभ्यता ने अपनी एक नई भाषा निकाली जिसको संस्कृत की भाषा बोली गई, और संस्कृत की भाषा जन सामान्य की आम भाषा बनी, जो आज के समय पे भी विकसित है, आज भी पढ़ाया जाता है ना। अब 10th तक देखोगे तो आपको 10th तक गवर्नमेंट खुद संस्कृत की भाषा देती है। संस्कृत की बुक सप्लीमेंट वगैरह जो है प्रोवाइड करवाई जाती है ताकि आप पढ़ो। तो संस्कृत किस लिए इतना इम्पॉर्टेंट बना, यही है, इसीलिए वैदिक सभ्यता को इतना आगे बढ़ाया। ठीक है, धर्म और सामाजिक रचना के आकार को याद रखना। वैदिक सभ्यता के भारत में विकसित होने के पीछे के 2 या 3 ही कारण हैं। पहले कि उसने अपनी खुद की संस्कृति थी, दूसरा उसकी खुद की भाषा थी, वो अपनी भाषा का प्रसार किया, और उसका जो धर्म और समाज में धार्मिक चीज़ों पर जो विश्वास उसने पैदा करवाया जनता के बीच, इसी ने उसको आगे बढ़ाया। ठीक है, अब हम सबसे पहले ना कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हमें सिर्फ एक चीज़ पढ़नी है कि आखिरकार हड़प्पा सभ्यता और इसमें वैदिक सभ्यता में अंतर क्या है। ठीक है, ये जो फोटोज़ है वो गूगल के द्वारा उठाया गया है, तो आप यहाँ पर बहुत आसानी से समझोगे।
हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड कब से कब तक का था, ये मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पूछा, 2600 से 1900 तक। ये 2500 लिखा हुआ है, इस पर करेक्शन कर लीजिएगा। 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक था। और वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व तक था, जिसको आगे चल के 2 भागों में बांटा गया, 1500 से 1000 और 1000 से 600। गॉट इट माई पॉइंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट डिफरेंस। अगर मैं स्थान की बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी के पास विकसित हुई थी, जो भारत के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उत्तर की साइड में, राजस्थान वगैरह की साइड में विकसित हुई थी। पर अगर मैं वैदिक सभ्यता की बात करूं तो ये गंगा यमुना नदी के पास बहुत ज़्यादा विकसित हुई, जो कि उत्तर भारत में ही है। आप देखोगे तो गंगा जो यूपी बिहार से होती हुई आ रही है ऊपर से, ये लोग यहाँ पर जो थे वैदिक सभ्यता में आर्य नाम के लोग थे। यहाँ पर अनिश्चितता, कोई निश्चित नहीं है, इतिहासकारों के बीच भी मत चल रहा है कि क्या यहाँ पे बात रही होगी। नगर योजना की अगर मैं बात करूँ तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि यहाँ पे योजना बनता है, यानी कि नियोजित तरीके से लोग पहले प्लानिंग करते थे, उसके बाद अपने घर बनवाते थे, जो आज के समय पे भी इम्प्लीमेंट होता है। सड़कें बिल्कुल सीधी थी। अब मैंने आपको बताया था ग्रिड पद्धति का आकार था, निकास था, पानी का किस तरीके से निकास होना चाहिए ये वहाँ पर लोगों ने सोचा हुआ था। ठीक है। वहीं अगर मैं वैदिक सभ्यता की बात करूँ तो नगर नियोजन कम विकसित हुआ, पर वहाँ पर समाज और ग्राम आधारित जो चीज़ें होती थी वो बहुत अच्छे से विकसित थी। ठीक है, ये हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हम बात करते हैं धर्म की। ठीक है, धर्म में अगर मैं बात करूँ तो हड़प्पा सभ्यता में, ये आप याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में मात्र सत्तात्मक देवी की पूजा होती थी। वहाँ पे मैंने आपको सामाजिक डिफरेंस में बताया था कि वहाँ पे लोग पशु की पूजा करते थे। पशु जैसे आप देखोगे, पशु के नाम से पशुपति, जो कि महादेव शिव का नाम है। ठीक है, महादेव पशुपति। ऊपर से वो प्राकृतिक पूजा करते थे, पीपल का, नीम के पेड़, जो कि आज के समय पर भी विकसित है। ये हड़प्पा सभ्यता की बता रही हूँ। वैदिक सभ्यता की जब बात हुई तो उन्होंने अग्नि, वरुण और इंद्र की पूजा करनी शुरू कर दी। इंद्र को जो शुभ माना जाता है वो ग्रह संस्कृति के मामले में शुरू माना जाता है। वरुण की पूजा की गई, अग्नि की पूजा की गई। और याद रखना है, यही वेद, यही आर्य आगे चल के ब्राह्मण का रूप लिए। ठीक है, इन्होंने फिर आगे चल के अपनी कुप्रथा बढ़ाई और समाज को पूरा अपने नियंत्रण में रखा। आज के समय पर भी अगर आप देखोगे तो आज के समय पर भी जिनके नाम के पीछे ब्राह्मण है, फिर जो कहते हैं कि हम ब्राह्मण है, उसको ना एक अलग स्टेज में थोड़ी बहुत देखा जाता है। बोलते हैं कि अच्छा ब्राह्मण है, इसका मतलब ये ज़्यादा पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, इनकी ज़्यादा मान्यता है। ठीक है। लिपि की अगर मैं बात करूँ तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि अभी तक पठनीय नहीं है, यानी कि उसको पढ़ा नहीं जा सका। पर भाई अगर मैं संस्कृत भाषा यानी कि आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता की बात करूँ तो उसको हर कोई पढ़ सकता है। और एक खरोष्टी लिपि में लिखी गई थी और बाहरी लिपि। याद रखना, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि संस्कृत भाषा किस में लिखी गई थी, कौन सी लिपि उसमें इस्तेमाल हुई है संस्कृत में, तो बाहरी और खरोष्टी। ठीक है। आर्थिक व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो हड़प्पा और इसकी, तो आर्थिक में देखोगे तो आप व्यापार, उद्योग, कृषि, पशुपालन, ये आप हड़प्पा में लिखोगे। और सेम वैदिक में भी लिखोगे। कृषि प्रधान था, पशुपालन होता था, लोहे का प्रयोग होता था। यहाँ पे कांसा चलता था, यहाँ लोहा चलता था। ठीक है। महत्वपूर्ण नगर कौन कौन से थे, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, यहाँ हस्तिनापुर जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था, अयोध्या, वाराणसी। इसलिए ये इतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। समाज की अगर मैं बात करूँ, मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने आपको बताया। समाज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी, ये हम आगे जाके खुद हड़प्पा सभ्यता में पढ़ेंगे। ठीक है। विशेषता यही रही है वैदिक सभ्यता की, इसने यज्ञों को प्रधानता दी, वेदों को ज्ञान दिलाया, समाज में कृषि और पशुपालन पर जोर दिया। सिर्फ यही इनके कारण है विकसित होने के हड़प्पा वैदिक सभ्यता की। तो ये था आपका यूनिट नंबर 8 के ऊपर पार्ट 1 हमारी। हालांकि वैदिक सभ्यता के ऊपर एक और वीडियो डली हुई है, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में भी उसकी काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो और आप कोई कॉम्पिटिटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो साथ के साथ, सो प्लीज़ मस्ट वॉच दिस वीडियो। आई विल प्रोवाइड यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो प्लीज़ गो थ्रू दैट। तो ये था आपका पार्ट 1। अब जाकर के पार्ट 2 देख लीजिएगा। इसके नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर हम वहीं बात करेंगे और बहुत ही जल्द हम अपने पूरे सिलेबस को, डैम श्योर है कि इस मंथ के एंड, नहीं तो मैं आपके अप्रैल के 10 अप्रैल के पहले आई विल डेफिनेटली कवर दिस होल सिलेबस ऑफ द हिस्ट्री एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट सिलेबस। ओके, तो होप से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आई होप कि हमारे द्वारा जो आपको हेल्प दी जा रही है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और ज़रूर इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। और आपको हमारा पढ़ाने का अंदाज़ कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड स्टे लिटिल, अभी वीडियो क्लोज नहीं हो रही है। आपको अभी करना ये है, आप टेलीग्राम ग्रुप, नहीं तो आप व्हाट्सएप का हमारा कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। जिसके पीछे का रीज़न ये है कि आपको इस सारे ही चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे, सारे ही चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स,
साथ में आपको MCQ क्वेश्चंस वगैरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएगा। और तीसरी बड़ी बात कि जितनी भी वीडियोज़ के अपडेट आते हैं वो सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ जाइएगा, और इफ़ यू हैव एनी कंसल्टेंसी और एनी डाउट इफ़ यू हैव, सो प्लीज़ आस्क एंड जस्ट ट्राई टू क्लियर दैम। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।